नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को एक साजिश के तहत जम्मू में बसाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल से अब एक्शन लेने को आह्वान किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के मकसद से इन लोगों को जम्मू, खास तौर पर आईबी के नजदीक बसाया है, जिसकी सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने उपराज्यपाल से इस साजिश का संज्ञान लेकर इसकी जांच सीबीआई के हवाले करने की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को एक राजनीतिक साजिश के तहत वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और हकीकत यह है कि ये लोग कई असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और अगर रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को जम्मू में, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया, तो इसके बारे में एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। कौन से लोग थे जिन्होंने रोहिंग्यास को लाके जम्मू में बसाया था? कौन से लोग थे जिन्होंने काम किया कि रोहिंग्यास यहां पे आके सरकारी जगहों के ऊपर घर बना सकें? उनके घरों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए गए, आधार कार्ड दिए गए, यहां तक कि उन रोहिंग्यास ने वोट भी डाले लोकल इलेक्शंस में। ये भी तथ्य सामने आए। ये वही लोग हैं जो 370 की वकालत करते रहे हैं, जो ये कहते रहे हैं कि भारतवासी जम्मू कश्मीर में नहीं बसेंगे। जो जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, भारतवासी भारत के हिस्से में नहीं बस सकते, लेकिन भारत के बाहर के रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को भी एक बड़ा चैलेंज है, खतरा है, उनको बसाने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत काम किया और इन लोगों को लाके अपने वोट बनाने के चक्कर में यहां पे बसाया। भारतीय जनता पार्टी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि होम जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एलजी साहब के पास है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सीबीआई एक एफआईआर लिखे और उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, उस घटना चक्र के बारे में एक व्यापक तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि कौन से लोग थे जो रोहिंग्यास को यहां पे लाके बसाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए, मुकदमे उनके ऊपर चलने चाहिए और देश को भी पता चलना चाहिए कि देश के विरोध में काम करने वाली ताकतें कौन सी हैं। कौन से लोग थे जिन्होंने देश के हित के आगे अपने राजनीतिक स्वार्थ को रखा। भारतीय जनता पार्टी यह भी कहना चाहती है कि रोहिंग्यास जिनको जम्मू में लाके बसाया गया और जिनकी बस्तियां हैं जम्मू शहर के बीच में, इनको जम्मू से बाहर खदेड़ना चाहिए, बल्कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए ताकि अपने अपने देश में वापस जा सके। कोई दूसरे देश से आके भारत में बसने के लिए आवेदन देता है और उस आवेदन के तहत जो है कहीं कोई यहां पे आता है, तो वो एक अलग से बात है। लेकिन चोरी छिपे भारत की धरती के ऊपर आके बसना, और फिर आप अगर पिछले कुछ तथ्यों को देखें तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहां पे लोकल क्राइम्स में भी है, ड्रग्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इनके बारे में यह भी है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। हम ये दरख्वास्त करते हैं एलजी साहब से भी कि इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ताकतें रोहिंग्यास को सपोर्ट करती हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट रोहिंग्यास भी होंगे, उसमें कुछ बांग्लादेशीज भी हैं, जो इनको सपोर्ट करती हैं सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर, कि वो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ऐसी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें। और मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है, अगर रोहिंग्यास को इलीगली भी आएगा तो वो रुकेगा आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, इन्हीं जगह पे ना जो उनके कंट्री के साथ है, बॉर्डर है जिनके। लेकिन रोहिंग्यास के पास क्या जस्टिफिकेशन है जम्मू में आके रुकने की? जम्मू तो हजारों किलोमीटर दूर है उस बॉर्डर से, जहां पे बर्मा और बांग्लादेश है।
लेकिन रोहिंग्यास जम्मू में आके बसते हैं क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान का बॉर्डर जो है यहां से 15-20 किलोमीटर दूर आरसपुरा का बॉर्डर है और बॉर्डर के नजदीक इनको लाके बसाया जाता है एक साजिश के तहत। अब इस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, अब उन्होंने 30 साल 35 साल तक जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया, लेकिन अब वक्त है कि उनको चिन्हित भी करना चाहिए और कौन सी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके बारे में कम से कम जनता में सामने ये क्लियर तो हो कि कौन। वही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा हिंदुत्व पर किए गए विवादित ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि इल्तिजा ने अपरिक्तवक्ता का प्रमाण दिया है और किसी के धर्म के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इल्तिजा को हिंदुत्व की जानकारी ही नहीं है और कुछ धर्म हिंदुत्व से ही निकले हुए हैं। कविंद्र गुप्ता ने आशंका जताई है कि उन्होंने एक साजिश के तहत यह भड़काऊ बयान किसी के कहने पर देश में अफरा तफरी मचाने के उद्देश्य से दिया है। देखिए, इमेच्योरिटी का परिणाम है। किस प्रकार से किस बारे में क्या शब्द बोलने चाहिए शायद उनको पता नहीं है। कहीं ना कहीं से सीख लेना चाहिए। किसी धर्म के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना सरासर गलत है। और पहले भी हिंदुत्व क्या है इनको पता है, हिंदुत्व होता क्या है। ये जो सभी लोग हैं ये भी हिंदुत्व से निकले हुए हैं, इनको ये पता होना चाहिए। आज कौन से हमलावर आए कि इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर किया और आज आप उस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है जो सहन शक्ति का बिल्कुल उसके बारे में बताता है। और ख़ास करके इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आप बोलते जाओगे भगवान राम के प्रति या दूसरों के प्रति, ये सरासर गलत है। ये आपको कहीं ना कहीं मैं सही नेक सलाह दूंगा, इस पर अपनी बयानबाजी बंद करिए। तभी मैं कह रहा हूँ इमेच्योरिटी है, इस पर उसको इस प्रकार से भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये मसला बन सकता है, खराब हो सकता है। ये शायद किसी के कहने पर ये भड़काऊ और अफरा तफरी फैलाने का एक जो कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, उसी का एक हिस्सा हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी को आज जम्मू के होटल कारोबारियों ने सम्मानित किया है। होटल कारोबारियों ने उन्हें विधायक बनने पर मुबारकबाद दी और इस दौरान जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का आह्वान किया है। युद्धवीर सेठी ने बताया कि उन्होंने होटल कारोबारियों के साथ संवाद कर उनके सुझावों को सुना है और वे जल्द ही इन सुझावों को सरकार तक पहुंचाकर इन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में किस प्रकार से जम्मू का हम लोग टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से पिलग्रिम और टूरिस्ट यहाँ पे आए, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो तवी व्यू लेक है, चाहे वो हेरिटेज हमारा मुबारक मंडी है, उसके अलावा भी जो यहाँ के प्रोजेक्ट हैं जिससे यहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है। यहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, IIM और IIT के जो विद्यार्थी हैं उनके पेरेंट्स किस प्रकार से जम्मू शहर के अंदर आके रुके, इस सारी प्रक्रिया को हम लोग एडवर्टाइज करेंगे। और मैं और पवन जी बैठ के मैं इनसे वादा करता हूँ तो किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो हमें टूरिज्म से भी हमें सहायता लेनी होगी हम लोग लेंगे। और जम्मू के जो हमारे छोटे छोटे भी जो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उस सब की कल्पना करते हुए जम्मू शहर को टूरिज्म में सबसे आगे लेके जाएंगे। ऐसी चर्चा करते हुए आने वाले समय में हम लोग इसके लिए जो भी सहायता चाहिए होगी हम लोगों को गवर्नमेंट से और LG से, हम उनकी सहायता लेके जम्मू को आगे लेके जाएंगे। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं पवन जी का और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने आज बुलाकर इस बात की चर्चा की। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के भौर कैंप में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करीब 15 साल पहले बनाया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धूल फांक रहा है। इन दुकानों को स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाना था ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यह अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। दुकानों का आवंटन न होने से इसकी बद से बदतर हालत हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने इसे तोड़कर अब यहां पार्क का निर्माण करवाने की जरूरत पर बल दिया है। पिंड में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था ताकि आसपास के युवाओं को इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से रोजगार मिल सके, वो अपना काम जो है वो यहाँ पर कर सकें। लेकिन
कुछ सालों से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हालात कुछ इस प्रकार से है कि बारिशों के दिन में यहाँ पे ग्रामीण लोगों की सबसे बड़ी यही मांग है कि यहाँ पर अब नशेड़ियों का एक बड़ा अड्डा भी बन गया है और यहाँ सरकार के द्वारा बनाया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना तो हमारे बेरोजगार युवाओं को काम आया है और ना ही स्थानीय लोगों को इसकी कोई सुविधा मिली है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि या तो उप मुख्यमंत्री साहब खुद यहाँ पर आकर के साइट का विजिट करें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो भी विभाग के अधिकारियों को उचित निर्देश देकर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, अगर हो सकता है कि अगर इसमें युवा अपना काम करें तो इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सरकार को रेंट भी आ जाएगा, अन्यथा इसको डिसमेंटल करके क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी मांग है कि इलाके में कोई भी पार्क नहीं है। सतवारी से उस पार बहुत सी पार्कें हैं, लेकिन क्षेत्र में भोरपिंड के खास तौर से लोगों की ये जायज़ मांग है कि इसको डिसमेंटल करके हमारे लोगों को एक पार्क दिया जाए, मॉडर्न पार्क दिया जाए, ताकि वो यहाँ पर सुबह शाम आकर के अपनी सैर कर सकें और अच्छी अगले समय की ज़िंदगी जो है वो जी सकें। आज आप इसकी हालत देखो, ये नशे का अड्डा बन के रह गया हुआ है। आज आपको पता है चिट्टे का जोर है, जो भी जिसको टाइम मिलता है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है। हमें एक बड़ी आशा जगी जैसे 2018 में जब ये म्यूनसिपैलिटी में आया और म्यूनसिपैलिटी ने एक यहाँ पे हमें एक पार्क का निर्माण किया जिसके अंदर उन्होंने ओपन जिम भी लगाई। तो चलो जी, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थोड़ा नशेड़ी लोग थे वो कम हुए। हमारे जो बुजुर्ग थे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इस पार्क में खेलने कूदने आते थे। आज जो झूले टूट के सारे बिखरे हो गए हुए हैं। आज हम ये आपके माध्यम से एक बार फिर, पहले भी हम गुहार लगवा चुके हैं, बड़ी बार हमने कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी से, उनके आला अधिकारी जितने भी यहाँ पे आए उनसे रिक्वेस्ट की। ये रूरल डेवलपमेंट ने ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था। आज इसकी खस्ता हालत है, अंदर पानी जब बरसात होती है पूरा का पूरा पानी अंदर जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से म्यूनसिपैलिटी के जो कमिश्नर हैं हमारे, या उनकी जो पूरी टीम है जिनके अंतर्गत ये पार्क वगैरह ओपन जिम आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको डिसमेंटल किया जाए फौजी तौर पे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन दिक्कत है, कैसी दिक्कत है उनको, जब पूरा का पूरा गांव बोल रहा है कि इसको डिसमेंटल करके एक अच्छी पार्क बनाया जाए। क्योंकि हमारे एरिया में आप देखिए पार्क जो है गांधीनगर से उस साइड है हमारे। इधर उधमपुर में आज से जिला स्तर की हैंडबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। 3 दिनों की इस प्रतियोगिता का आयोजन हैंडबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन उधमपुर द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से करवाया जा रहा है। इसका उद्घाटन उधमपुर के डीसी सलोनी राय ने किया और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों के 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। Udhampur, men and women. By Players Association handbook. उधमपुर ज़िले में 10th डिस्ट्रिक्ट लेवल हैंडबॉल चैम्पियनशिप आयोजित किया जा गया है और आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और लगभग इसमें 150 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि यहाँ से यूटी लेवल और नेशनल लेवल पे जाएगा। और ये इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन उधमपुर को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बेहतरीन यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया। और ये हमारी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन चल रहा है उससे भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि वो स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें और नशे और ऐसे इलीगल पदार्थों से वो दूर रहें और किसी भी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा यूथ जो है वो फिजिकली और मेंटली फिट हो और उसमें इन स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल रहता है। तो इसीलिए ऐसी चैम्पियनशिप्स कराई जा रही हैं और वी विश द टीम्स द बेस्ट ऑफ लक, ताकि जो भी बेहतरीन परफॉर्म करे वो आगे के लेवल पे परफॉर्म करे। आगे बढ़ेंगे। सुरनकोट में आज पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के सदस्यों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें उनके साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई ताकि उन्हें हल किया जा सके।
इस रैली का आयोजन सेना की 16 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा किया गया था, जिसमें भाग लेने वालों को सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। ਹੁਣ जब ਤੁਸੀਂ दूर चले जाते हैं जितना लोग कई दिल का कह रह रहे हैं या इधर इस रैली में अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया गया था जो एक्सर्विसमेंट की जागृति के लिए यहाँ पे आए थे। मैंने भी अपना एड्रेस किया इनको। मैं जिला सैनिक वेलफेयर अफसर हूँ राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। इनको जो हमारे एक्सर्विसमेंट के लिए जो भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, इनके बारे में इनको जागृति दी। इसके अलावा आजकल जो डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसमें हमारे एक्सर्विसमेंट काफ़ी शिकार बन चुके हैं और इस चीज़ के बारे में भी उनको हमने कुछ आगाह किया है कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से इस चीज़ से बचना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में किन किन का जो लाभ नहीं उठा पाते हैं किसी वजह से, और जो कम्युनिकेशन गैप जो कि हो रखा है हमारे और एक्सर्विसमेंट के बीच में, क्योंकि एक्सर्विसमेंट अलग अलग रिमोट एरियाज़ के आते हैं, तो इनका जो है हमारे ऑफिस में आना इतना रेगुलर नहीं होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ में किसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाए और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल हो जाए। दूसरा, वहीं जम्मू में आज श्रम सुधारों पर चर्चा के लिए 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों से श्रम विभाग के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह ने बताया कि 2 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में श्रम सुधारों को सख्ती से लागू करने सहित श्रम कानूनों पर भी चर्चा की जाएगी। लेबर रिफॉर्म्स के बारे में आज उसका सेकेंड फेज हम श्रीनगर में कर रहे हैं। 2 दिन का प्रोग्राम है। हमारे साथ सीनियर फैकल्टी बीबी गिरी इंस्टीट्यूट से आई हुई है। उसके साथ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर ओंकार शर्मा जी इज़ आल्सो विद अस। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी ऑफिशियल हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेबर कोड्स एनेक्टेड हैं और उनको अभी लागू करने के लिए एक डेट अनाउंस होनी है, इसलिए एक प्रिपरेटरी स्टेज है और इस प्रिपरेटरी स्टेज में बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने हैं। उसी की कड़ी में हमने आज यहाँ जम्मू में भी ये प्रोग्राम रखा है। 2 दिन का ये प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे सभी ऑफिशियल्स, डिप्टी लेबर कमिश्नर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, लेबर ऑफिसर्स, लेबर इंस्पेक्टर्स, IMOs जो ESIC के हैं, वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो भी अभी तक अपने रोजमर्रा वहीं बिश्नाह के गांव महमूदपुर से कोटली मियां फतेह तक जाने वाली सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है। इस काम की शुरुआत आज बिश्नाह विधायक डॉक्टर राजीव भगत और DDC धर्मेंद्र कुमार ने करवाई, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महमूदपुर से लेकर कोटली तक अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ की कास्ट से जो रोड बन रहा है, इसकी इनॉग्रेशन की है। हम सब ने मिलकर, हमारे DDC और हरकेश मंत्री जी ने हमने मिलकर इसका शुभारंभ किया। ये काफ़ी देर से लोगों की डिमांड थी और आज इसको पूरा किया गया है। और आने जाने में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो अब ये सड़क बनने से लोगों को काफ़ी इसका आराम। वहीं आरसपुरा में स्थित शहीद आदित्य बाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में सेना द्वारा कुछ विकास कार्य करवाए गए हैं, जो आज स्कूल प्रशासन को समर्पित कर दिए गए हैं। यह काम ऑपरेशन सद्भावना के तहत करवाया गया था और आज मीरा साहिब ब्रिगेड के कमांडर पार्थिक सिंह ने इनका उद्घाटन किया। स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद आदित्य बाल के परिजनों के अलावा सिविल सोसाइटी में गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस दौरान ब्रिगेडियर पार्थिक सिंह ने स्कूली बच्चों को सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की प्रेरणा दी है। अपने बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिए, तो ये ऐसे ही एक छोटा सा हमारी तरफ से एक जेस्चर था अपने आवाम के लिए, अपने स्कूलों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ लिख सके और आगे चल के हमारे देश का एक इफेक्टिव और अच्छा नागरिक बन सके। तो लगातार हमारी तरफ से प्रयास होगा। हम हर साल ये प्रोजेक्ट करते हैं, कई स्कूलों में किया है। तो जहाँ पे भी हमको लगता है कि उसमें स्कूल की डेवलपमेंट करने की जरूरत है, वहाँ हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के अवसर पर उधमपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। ACB के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज की जड़ों को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लिहाजा हर किसी को इससे परहेज करना चाहिए।
उसी तरह भ्रष्टाचार भी आज हर जगह है। मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार है to sacrifice all for the freedom of their people, that is those standing firm against corruption and upholding बेसिकली आज जो दिन है 9 दिसंबर, ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया जो है आज के दिन एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाती है। इसी सिलसिले में हमने भी आज अपने एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि इस साल का जो मेन फोकस है वो यूथ पे है कि यूथ ही किसी कंट्री की स्ट्रेंथ है। और आप जैसे जानते हैं कि इंडिया जिसको कि यूथ पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो अवेयर हो कि करप्शन है क्या है और इसके नुकसान क्या हैं। और अगर हमें एक मजबूत मुल्क बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे उभरना है, तो हमसे सबसे ज़्यादा दुश्मन जो हमारी है वो करप्शन है। तो हम इसीलिए आज डिग्री कॉलेज में यहाँ आए हैं। और जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छे तरीके। चलिए, फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।